हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। आज की हम वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये है कंसीडरेशन। ऑलरेडी हम अपनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की लेक्चर सीरीज के 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और आज ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम कंसीडरेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, प्रतिफल की परिभाषा जिसे हम कहते हैं। दूसरी चीज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है डेफिनेशन बाय जूरिस्ट। कुछ जूरिस्ट ने जो इसकी डेफिनेशन दी है इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। और तीसरी चीज है लीगल रूल्स एज टू कंसीडरेशन। वो कौन कौन से ऐसे लीगल रूल्स हैं जो किसी कंसीडरेशन को लीगल कंसीडरेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम इसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन कहते हैं। ये तीनों चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंसीडरेशन की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देखते हैं। ये वो डेफिनेशन होती है जो लेजिस्लेटिव द्वारा दी गई है। तो इसकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है वो 2D में दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अब क्या कहती है डेफिनेशन, अपन इसको टुकड़ों में पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हेन एट द डिजायर, मतलब ये वांछा की बात करता है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, जब प्रोमिसर कोई चीज डिजायर करता है, किससे करता है? द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अर्थात जब प्रोमिसर की डिजायर पर प्रोमिसी या कोई व्यक्ति, मतलब ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्या करता है? 3 चीजें, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कोई चीज कर चुका है। ये बात हो रही है पास्ट की, मतलब या तो ये प्रोमिसी या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या कुछ करने से दूर रहता है, मतलब ये आपकी पॉजिटिव वे में जाएगी और ये नेगेटिव में। जैसे हमने बोला कि आप ऐसा करो हमारे लिए, पॉजिटिव, या ऐसा नहीं करो, दोनों चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? आपकी कंसीडरेशन के अंतर्गत आएंगी। दूसरी, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कोई चीज करता है, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये कोई चीज करता है मतलब प्रेजेंट में, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रेजेंट में कोई कार्य करने से विरत रहता है, अर्थात विरत को हम बोलेंगे दूर रहता है। तीसरी चीज, प्रोमिसेस टू डू, मतलब ये प्रॉमिस करता है। प्रॉमिस कहां की जाएगी? फ्यूचर में। ये बोलता है फ्यूचर में कि मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, या फ्यूचर में प्रोमिसर के कहने पर प्रोमिसी या कोई व्यक्ति कोई ऐसा वचन देता है कि आपके कहने पे मैं ऐसा नहीं करूंगा। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, क्या? समथिंग वर्ड यूज किया गया है, कुछ भी। अब समथिंग का मतलब होगा यहाँ पे, समथिंग का मतलब हो सकता है कुछ भी करने को या कुछ भी करने से विरत, लेकिन वो कुछ भी का मतलब होगा वो लॉफुल होना चाहिए। उनको अभी हम अगर आगे अभी देखेंगे, जब लीगल रूल्स इसके देखेंगे उसमें। तो ये चीजें करता है, मतलब जब प्रोमिसर के कहने पर प्रोमिसी या कोई व्यक्ति ये चीजें करता है, डज, ठीक है, तो ये बोला जाता है सच एक्ट, ये कार्य करना, ये एब्सटेंट रहना, दूर रहना, या ये प्रॉमिस करना, तीनों चीजें, मतलब ये वर्ड यूज किया है, करना, एब्सटेन और प्रोमिसेस, ये तीनों चीजें क्या मिलके बनती हैं? कंसीडरेशन मिलके बनती हैं। अब इस डेफिनेशन में कुछ चीजें आई हैं, उनको हम देखते हैं। पहला, ये डेफिनेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करती है। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं बदले में आपको 10 रुपए दूंगा। ये आप करने की बात कर रहे हो तो ये पॉजिटिव हो गया। हम बोलते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप कोई चीज मैं आपसे बोलूं कि आप ऐसा नहीं करोगे, एब्सटेंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं आपको ये कंसीडरेशन के तौर पे 10 रुपए दूंगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। दूसरी चीज जो यहां से समझ में आ रही है डेफिनेशन में वो होता है कि डेफिनेशन बात कर रही है कि ये प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पे हो सकता है। यहां पे देखा हमने हैज डन, डज और प्रोमिसेस, ये तीनों कंडीशन में हो सकता है। फिर दूसरा, कौन करेगा? यहां पे प्रोमिसी और अदर पर्सन, मतलब प्रोमिसी भी कर सकता है वचन ग्रहीता, या कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। इंग्लैंड में थोड़ी स्थिति अलग है, वहां पे केवल प्रोमिसी करता है, वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन लागू होती है। भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन लागू नहीं होती है, इसलिए भारत में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रोमिसर की डिजायर पर कोई भी कार्य कर सकता है। इवन केस लॉ में कहा गया है कोई थर्ड पार्टी जो स्ट्रेंजर के तौर पे आती है वो भी यहां पे कुछ कर सकती है। और समथिंग का मतलब होता है इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। क्या इसका एडुकेट होना, पर्याप्त होना आवश्यक है? नहीं। कोई व्यक्ति अपने 100 रुपए की चीज 1 रुपए में बेचता है या 1 रुपए में देता है, ये भी
क्या हो सकता है, कंसीडरेशन माना जा सकता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये आपका वैल्यूएबल होना चाहिए कि जितनी की चीज है उतनी की बिकनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है, वो समथिंग की बात करता है कि कंसीडरेशन कोई जरूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट ही हो। बेयर एक्ट में दी गई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को समझने के बाद हम कंसीडरेशन को समझने के लिए कुछ ज्यूरिस की डेफिनेशन की हेल्प से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी है वो ब्लैकस्टोन महोदय ने दी है। ब्लैकस्टोन कहते हैं कंसीडरेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू अनदर, अर्थात हम इसको कहें कि कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक प्रकार से मुआवजा देती है, इसको कहा गया है कि यही मुआवजा प्रतिफल कहा जाता है। तो इनकी डेफिनेशन में कंसीडरेशन को एक प्रकार से मुआवजे की शक्ल दी गई है जो कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को देती है। इसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं जो पैटरसन ने दी है, और पैटरसन ने ये डेफिनेशन थॉमस वर्सेस थॉमस के केस 1842 में दी थी। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा था कंसीडरेशन मींस, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो। कहां पर वैल्यू हो? इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ की नजर में जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो। सीधा सीधा कि किसी भी चीज की जिसकी वैल्यू लॉ की नजर में हो वो कंसीडरेशन माना जाएगा। इसी के आगे इन्होंने बोला था इट मे बी सम बेनिफिट, ये कुछ बेनिफिट हो सकता है टू द प्लेंटिफ, ये इन्होंने बोला था कि ये प्लेंटिफ के लिए एक बेनिफिट हो सकता है, और सम डेट्रीमेंट टू द डिफेंडेंट, और किसी डिफेंडेंट के लिए कोई अहितकर चीज हो सकती है। इन्होंने इस डेफिनेशन को इस प्रकार देके कोशिश की थी, लेकिन ये डेफिनेशन को बहुत से लोग नहीं मानते हैं सही, और जो सबसे अच्छी डेफिनेशन देने की कोशिश की गई थी वो जो सर्वमान्य डेफिनेशन है वो जस्टिस लश द्वारा दी गई थी, जो क्यूरी बनाम मीशा के केस में दी गई थी। आप इस डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाइट बनाम ब्लंट के केस में एक और डेफिनेशन देने की कोशिश की गई थी। इसमें कहा गया था कंसीडरेशन मस्ट बी, जो कंसीडरेशन होगा वो कैसे होगा, जिसकी सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब लगभग जो पहला पॉइंट है इसी का मतलब उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की थी, जिसका विधि की नजर में कुछ मूल्य होता है उसे हम कंसीडरेशन कहते हैं। और एक और डेफिनेशन है जो पोलक महोदय ने दी थी। ये सारी डेफिनेशन है, कुछ को हमने यहाँ पे पढ़ा, कुछ को हमने आपके बारे में बताया कि इन डेफिनेशन को आप पढ़ सकते हो। इन डेफिनेशन को पढ़ के आप कंसीडरेशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे आखिरी में हम बात करने वाले हैं उन लीगल पॉइंट्स के बारे में, अर्थात उन लीगल रूल्स के बारे में जो किसी कंसीडरेशन को लीगल कंसीडरेशन में कन्वर्ट करती है। यही इसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशंस होते हैं। अगर ये पॉइंट ना हो तो कोई कंसीडरेशन तो रहेगा, लेकिन वो कंसीडरेशन लीगल कंसीडरेशन ना मान के उसको इनलीगल कंसीडरेशन की कैटेगरी में हम मान सकते हैं। तो यहाँ हमने व्हाइट बोर्ड पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट लिखा है कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। जो कंसीडरेशन होगा वो डिजायर की प्रोमिसर पर होगा, अर्थात ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे ये प्रोमिसर है और ये प्रोमिसी है। अब जो प्रोमिसर होगा, अर्थात समझिए हम प्रोमिसर हैं, तो यहाँ पे हम बताएंगे हमारी डिजायर पर प्रोमिसी हमें कुछ कंसीडरेशन देगा। जैसे हमने कहा हम ये पेन बेचना चाहते हैं, अब हम ये पेन बेचना चाहते हैं तो इस कंडीशन में हम प्रोमिसर हो गए। अगर अब हम बताएंगे कि ये पेन हम कितने में बेचना चाहते हैं और किस प्रकार से बेचना चाहते हैं, और प्रोमिसी को वो चीजें माननी पड़ेंगी, क्योंकि बात किसकी डिजायर पे चलेगी, जो प्रोमिसर होगा उसकी डिजायर पे आपका कंसीडरेशन दिया जाएगा, ना कि प्रोमिसी के हिसाब से। तो यहाँ पे इसकी जो प्रोमिसर होगा इसके हिसाब से कंसीडरेशन दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट बात करता है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कंसीडरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब ये कैसी है, अब ये कोई प्लस माइनस मैथ्स तो चल नहीं रही है, लेकिन इसको इसलिए बोला गया है इट मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि हमने कुछ शब्द पढ़े थे, किसी एक्ट को करने के लिए या किसी एक्ट से एब्स्टेंट रहने के लिए, दोनों चीज को कंसीडरेशन कहते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर आप मेरे लिए ऐसा काम करोगे मैं आपको 10 रुपए दूंगा, ये कोई एक्ट पॉजिटिव हुआ कि आप ऐसा करोगे तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा, तो यहां पे कंसीडरेशन आपका पॉजिटिव आ रहा। दूसरी चीज मैंने आपसे बोला कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे
तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा। आप कल दिल्ली जाने वाले थे, मैंने कहा कि अगर कल तुम दिल्ली नहीं जाओगे मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। ये मैंने यहाँ पे नेगेटिव बोला, तो कंसीडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है कि कल तुम दिल्ली जाओगे तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, और अगर कल तुम दिल्ली नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। इस कंडीशन में मैंने बोला कि तक इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कंसीडरेशन आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तीसरी, इट मे बी इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो कंसीडरेशन होता है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे पास्ट में, जैसे एक आप एग्जाम्पल सेक्शन 25 देखोगे, इसकी वहां पे एक इलस्ट्रेशन दिया गया है कि एक व्यक्ति को एक थैली पड़ी मिलती है, वो थैली क्या करता है, जिसकी होती है उसको दे देता है, और जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, 50 रुपए दूंगा। अब ये 50 रुपए देने की बात तो कर रहा है, लेकिन क्या आगे कुछ कंसीडरेशन के तौर पे क्या दिया गया है, ये कंसीडरेशन यहाँ पे पास्ट कंसीडरेशन को मान लिया गया, अर्थात जो उसने वो थैली दी थी, मतलब पहले थैली दी थी, फिर वो बोलता है कि पहले थैली दी, फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें दूंगा पैसे, आगे देने की बात कर रहा है, लेकिन जो पहले उसने थैली दे दी थी यहां पे पास्ट कंसीडरेशन होता है। अभी प्रेजेंट का तो आपको एग्जांपल पता है, मैंने कहा कि ये तुम्हें अगर पेन खरीदना है 10 रुपए दो, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंसीडरेशन। और एक भविष्य का भी हो सकता है, मैंने कहा कि अगर तुम 12th क्लास अच्छे नंबर से पास कर लोगे, मैंने अपने दोस्त के से बोला कि अगर तुम 12th क्लास में अच्छे नंबर लेके आओगे मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक 10 रुपए इनाम के तौर पे दूंगा। तो ये कंसीडरेशन आपका क्या हो गया, ये फ्यूचर की है, लेके है, क्योंकि अभी उसने 12th पास नहीं की है, तो यहाँ पे फ्यूचर को लेके अगर इस प्रकार की बात की जाती है तो कंसीडरेशन आपका फ्यूचर में भी हो सकता है। इसके बाद बोला गया है इट इज गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। डिजायर पे किसकी होगा, डिजायर पे होगा प्रोमिसर की। प्रोमिसर की डिजायर पे कौन देगा, या तो व्यक्ति प्रोमिसी देगा, जैसे मैंने आपसे कोई कंसीडरेशन किया कि मैंने कहा मैं आपको ये पेन बेचूंगा, बदले में 10 रुपए दूंगा, तो मैं हो गया प्रोमिसर, मैंने आपसे क्या डिमांड की, 10 रुपए की, बदले में आप क्या मुझे दोगे, आप हो गए प्रोमिसी। तो आप जो बी है वो क्या होगा, वो 10 रुपए देगा, या बी की तरफ से कोई अदर पर्सन भी दे सकता है। इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। इवन केस लॉ के माध्यम से कहा गया है कि इंडिया में कोई स्ट्रेंजर भी कंसीडरेशन दे सकता है, ये प्रिंसिपल आपका इंग्लैंड पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद आती है इट मस्ट नॉट ऑलवेज फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोमिसर। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा प्रोमिसर की बेनिफिट के लिए हो, कुछ कंडीशन हो सकती है कि ये प्रोमिसर के बेनिफिट के लिए ना होकर किसी और व्यक्ति के बेनिफिट के लिए हो। जैसे मैंने आपसे क्या की, संविदा की कि मैं तुम्हें आपको पेन बेचूंगा, बदले में आप तुम्हें 10 रुपए दोगे। उसी एग्जाम्पल को अपन दोबारा देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको ये पेन दूंगा, बदले में आप 10 रुपए दोगे, तो 10 रुपए कौन देगा, प्रोमिसी या उसके तरफ से कोई अन्य व्यक्ति। लेकिन ये 10 रुपए मैंने बोला कि मुझे ना देके मेरे एक्स नाम के दोस्त को दे देना, तो अब जो एक्स नाम के दोस्त को देने की बात की, ये भी एक कंसीडरेशन है कि कंसीडरेशन किसी को भी दिलाया जा सकता है। तो इस कंडीशन में जो बेनिफिट हो रहा है वो मुझे ना होकर मेरे किसको हो रहा है, दोस्त को हो रहा है। तो मैंने कहा कि हर कंडीशन में ये आवश्यक नहीं है कि जो बेनिफिट हो वो प्रोमिसर का हो, प्रोमिसर की जगह बेनिफिट किसी अन्य व्यक्ति का भी हो सकता है। इसके बाद विदाउट कंसीडरेशन नो एग्रीमेंट। अगर कंसीडरेशन किसी आप प्रॉमिस में किसी कंसीडरेशन होता नहीं है, आपने प्रॉमिस की और प्रॉमिस में कंसीडरेशन नहीं है, तो अगर उसमें कंसीडरेशन नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं होगी, और अगर एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट में भी कन्वर्ट नहीं होगी। तो अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अगर किसी चीज में प्रॉमिस में एग्रीमेंट नहीं है, सॉरी किसी प्रॉमिस में कंसीडरेशन नहीं है, तो ना वो एग्रीमेंट बनेगी ना वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। इसी रूल को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन, अर्थात किसी भी प्रॉमिस में जब तक कंसीडरेशन नहीं होगा वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। अ कंसीडरेशन इज वेरी मस्ट इन एवरी प्रॉमिस और इन एवरी एग्रीमेंट। इसके बाद आते हैं इट मस्ट नॉट बी एडुकेट। जरूरी नहीं है ये पर्याप्त हो, इसकी अपर्याप्तता और पर्याप्तता भी का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। एक व्यक्ति अपना 500 रुपए का घोड़ा या 5000 रुपए का घोड़ा 50 रुपए में बेचता है। अब दूसरा व्यक्ति बोलता है कि यार 5000 रुपए का घोड़ा तुम 50 रुपए में बेच रहा है, ये तो इनएडुकेट हुआ। क्या इनएडुकेसी कंसीडरेशन को विफल कर देगी? नहीं करती। अगर वह व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसा कर रहा है तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो एडुकेट है या नहीं है, उसकी चीज वो कितने में भी दे दे। मतलब फ्री बस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्री होगा तो वो गिफ्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। तो चीज अगर फ्री नहीं है तो वो कंसीडरेशन के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि हमने लिखा है समथिंग, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लॉ इसको नहीं बताता है कि वो एडुकेट कितना होना चाहिए। तो ये एडुकेट नहीं भी हो, पर्याप्त ना भी हो, तो
भी चलेगा, लेकिन बस ये देखा जाएगा कि जो व्यक्ति दे रहा है ये उसकी स्वेच्छा के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज बी इन पिक्यूनरी। ये भी आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा धन के रूप में हो, क्योंकि कोई भी कंसीडरेशन प्रॉमिस के लेके भी हो सकता है, कोई काम करने को लेके हो सकता है, कोई काम ना करने को लेके हो सकता है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हो सकता है, जरूरी नहीं है ये मनी के लिए ही हो। पिक्यूनरी अर्थात कोई धन के रूप में हो या मनी के रूप में, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट मस्ट बी सर्टेन। जो आपका कंसीडरेशन होगा ये सर्टेन होना चाहिए। अब आप चीज दे क्या रहे हो ये पता तो होनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं आपको ये पेन दूंगा, बदले में आप मुझे 10 रुपए देना। अब ये जो 10 रुपए की राशि हो गई ये सर्टेन हो गई। अब आपने कहा कि मैं अपने हिसाब से आपको जो देना होगा दे दूंगा, यहां पे अनसर्टेनिटी आ गई। या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके अगर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और उसमें कंसीडरेशन के तौर पे अनसर्टेनिटी आ जाती है कि पता ही नहीं क्या चीज देने की बात हो रही है। एक व्यक्ति को तो पता है कि वो ये देख रहा है, दूसरे का नहीं पता चल रहा कि वो क्या देख रहा। जब तक कंसीडरेशन सर्टेन नहीं होगा तो कंसीडरेशन वैलिड कंसीडरेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट एग्रीमेंट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। द कंसीडरेशन मस्ट बी सर्टेन। कंसीडरेशन आपका सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन कंसीडरेशन आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल। जो कंसीडरेशन होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसे पॉसिबल हो देना। जिस कंसीडरेशन को देना पॉसिबल हो वो कंसीडरेशन आपका कंसीडरेशन लॉफुल माना जाएगा और वो क्या करेगा, कोई कंसीडरेशन को लीगल कंसीडरेशन में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई कंसीडरेशन इस प्रकार का है कि उसको देना या वो इम्पॉसिबिलिटी की कंडीशन में आता है तो वो आपका कंसीडरेशन की अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं इट मस्ट बी लॉफुल। सेक्शन 23 ही बोलती है कि जो कंसीडरेशन होगा वो मस्ट बी ऑलवेज बी लॉफुल। अगर कंसीडरेशन देने से अकेला नहीं होगा कि नाम का व्यक्ति बी नाम को कंसीडरेशन दे रहा है, कंसीडरेशन तो देना ही होगा, लेकिन कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। मतलब वो जिसको लॉ ने बोला है। अब कौन से लॉफुल होंगे, कौन से अनलॉफुल होंगे, ये सेक्शन 23 में बताए गए हैं। जब अपन 23 तक पहुंचेंगे तो अपन देंगे व्हाट कंसीडरेशंस आर लॉफुल एंड व्हाट कंसीडरेशन आर नॉट लॉफुल। ये चीज अपन वहां देखने वाले हैं। इसके बाद इट मस्ट बी रियल। जो कंसीडरेशन होगा वो रियल होना चाहिए, नॉट इल्यूसरी। ये भ्रामक नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैं आप मुझे पेन दोगे, मैं आपको बदले में 10 रुपए दूंगा। यहां पर 10 रुपए क्या है, कंसीडरेशन है। अब ये जो कंसीडरेशन ये कैसा है, रियल। 10 रुपए मिल रहा ना व्यक्ति को तो रियल है। अब दूसरी व्यक्ति बात करता है कि अगर तुम मुझे पेन दोगे तो मैं तुम्हें जादू से तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। तो ये भ्रामक चीजें हैं। और अगर भ्रामक चीजें हैं तो ये चीजों को आप कंसीडरेशन के तौर पे नहीं मानते हो। वो दूसरा व्यक्ति बोल रहा कि मैं तो अपने ज्ञान से आपको आपका भविष्य बता रहा हूं। तो ये भविष्य बताना या कोई जादू से कोई चीज को खोज लेना, इस प्रकार की चीजें इल्यूशरी के अंतर्गत आती है, भ्रामकता के अंतर्गत। और भ्रामक है अगर आपका रियल नहीं है कंसीडरेशन तो वो लॉफुल कंसीडरेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बाद लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन की एक बात की गई है। अब ये लीगल ऑब्लिगेशन क्या है पढ़िएगा। कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर व्हाट द प्रोमिसी इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। कंसीडरेशन होगा वो उससे अधिक होना चाहिए जो प्रोमिसी करने के लिए बाउंड है। ये हमेशा उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा कि तो आप मेरे बच्चे को घर के पे ट्यूशन पढ़ाओगे, मैं बदले में आपको महीने के 5000 रुपए दूंगा। ठीक है, अब यहां 5000 रुपए देना मेरी ड्यूटी है और बच्चों को अच्छे से पढ़ाना आपकी ड्यूटी है। तो यहां पे प्रोमिसी का क्या बाउंड है, प्रोमिसी बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए बाउंड है। लेकिन मैंने वहां पे एक शर्त लगी कि तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाओगे तो मैं आपको महीने का 1000 रुपए एडवांस दूंगा। अब जो ये 1000 रुपए देने की बात की गई है ये कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति को बच्चे को अच्छे से पढ़ाना और पढ़ाना ये दोनों ही उस टीचर की ड्यूटी थी जो प्रोमिसी के अंतर्गत आया था। वहीं ये लॉ बोलता है परफॉर्मेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी, जो मतलब एक ड्यूटी लीगली बनाई गई। यहाँ पे लीगल ड्यूटी टीचर की क्या थी, वो 5000 रुपए दे रही थी उसको अच्छे से पढ़ाना। तो परफॉर्मेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी इज नो कंसीडरेशन, वो कंसीडरेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इन द
द आइज ऑफ लॉ, लॉस को कंसीडरेशन की कैटेगरी में नहीं मानता। मतलब जो आपकी ड्यूटी है आप उस चीज को कर रहे हो और फिर उस पर आप बोल रहे हो कि हम उसको और अच्छे से करेंगे तो हमें कंसीडरेशन मिलेगा, तो लॉस को कंसीडरेशन की कैटेगरी में नहीं मानता। तो ये तो सारी हमने क्या पढ़ी, कंसीडरेशन पढ़ा, कंसीडरेशन की डेफिनेशन देखी, उसकी हमने डेफिनेशन कहां से देखी, लेजिस्लेटिव वाली डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने जूरिस्ट की डेफिनेशन देखी, हमने कुछ लीगल चीजें देखी कि कौन कौन सी लीगल रूल्स होते हैं जो कंसीडरेशन के लिए आवश्यक है। और ये टॉपिक अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको कंसीडरेशन में जो बहुत सारे टॉपिक छूट गए हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन, एक्सेप्शंस ऑफ कंसीडरेशन, और भी जो टॉपिक है इनको नेक्स्ट वीडियो पे हम 2-3 दिन में अपलोड करके आप तक पहुंचाएंगे।